नमस्कार दोस्तों, हिंदी क्लासेस बाय अंजलि में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के टॉपिक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण की परिभाषा, उसके भेद और उदाहरणों को जानेंगे। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण का संबंध, विशेषण शब्द का संबंध विशेषता बताने से होता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। अब नीचे एक वाक्य दिया हुआ है, वह एक सुंदर घर है। अब इस वाक्य के अंदर घर क्या है? संज्ञा। संज्ञा किसे कहा जाता है? संज्ञा कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को। तो ये यहाँ पे घर क्या है? एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है। तो इसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है यहाँ पर? सुंदर शब्द। ठीक है, तो सुंदर क्या कहलाएगा? विशेषण। क्यों? क्योंकि यह हमें संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो विशेषण की परिभाषा क्या हुई? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब ये तीन यहाँ पे और उदाहरण दिए हुए हैं। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं राष्ट्रपति थे। सीमा एक सुंदर लड़की है। रमेश एक चतुर लड़का है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है? ध्यान देने पर आपको ज्ञात होगा कि ये शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। यहाँ पे संज्ञा शब्द कौन कौन से? नेल्सन मंडेला, सीमा और रमेश। फिर से दिखा देते हैं आपको। नेल्सन मंडेला नाम है किसी का, ठीक है, तो इसकी विशेषता कौन सा बता रहा है? प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं राष्ट्रपति थे। ठीक है, प्रसिद्ध थे। यहाँ पे सीमा की विशेषता बताई जा रही है सुंदर शब्द से, और रमेश की विशेषता बताई जाती है चतुर शब्द से। तो अब आगे देखिए, यहाँ पे संज्ञा शब्द कौन कौन से हुए हमारे पास? नेल्सन मंडेला, सीमा और रमेश। अब इनकी विशेषता कौन से शब्द बता रहे हैं? प्रसिद्ध, सुंदर और चतुर। तो अब ये जो तीनों शब्द हैं, प्रसिद्ध है, सुंदर है, चतुर है, ये तीनों क्या कहलाएंगे? विशेषण, क्योंकि ये संज्ञा शब्दों की विशेषता को दर्शा रहे हैं। अब विशेष्य किसे कहा जाता है? जिन शब्दों की विशेषता बताई जा रही है, यानी कि जो संज्ञा शब्द थे जिनकी हम विशेषता बता रहे थे, ठीक है, वो विशेष्य कहलाते हैं। एक बार फिर से ये आपको उदाहरण दिखाती हूँ। यहाँ पे नेल्सन मंडेला है, ठीक है, यहाँ पे सीमा है और यहाँ पे रमेश है। ये तीनों शब्द हमने किस में लिखे थे? संज्ञा शब्दों में। ठीक है, तो इनकी विशेषता कौन से शब्द बता रहे हैं? प्रसिद्ध, सुंदर और चतुर। तो ये तीनों शब्द तो क्या हुए? विशेषण हुए। अब ये तीनों शब्द क्या हुए? विशेष्य। क्यों? क्योंकि इनकी विशेषता बताई जा रही है। जिनकी विशेषता बताई जाती है, जिनकी विशेषता बताई जा रही है, जैसे नेल्सन मंडेला, सीमा और रमेश, इनकी विशेषता बताई जा रही है ना, तो ये तीनों क्या हुए? विशेष्य। यहाँ पे कुछ और उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे काली चींटी, भला आदमी, सुंदर गुलाब। ठीक है, अब इनमें क्या है? चींटी, आदमी और गुलाब विशेष्य शब्द है। क्यों है? क्योंकि ये संज्ञा शब्द हैं और इनकी विशेषता बताई जा रही है। अब जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाते हैं, और जो शब्द विशेषता को दर्शा रहे हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? विशेषण। आगे देखते हैं प्रविशेषण किसे कहते हैं। अब प्रविशेषण कहते हैं उन शब्दों को जो शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं। अभी विशेषण शब्द हमने कौन से लिए थे? ये देखिए इधर, विशेषण शब्द कौन से लिए? काली, ठीक है, भला, सुंदर। अब इधर ध्यान दीजिएगा, जो शब्द विशेषण शब्दों की, अभी जो हमने विशेषण शब्द लिए उनकी भी जो विशेषता बताए उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे दो वाक्य लिखे नीचे, मेरे पिताजी बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं। ईमानदार क्या हुआ? विशेषण। ठीक है, तो विशेषण की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? बड़े ईमानदार हैं। तो यहाँ पे संज्ञा शब्द क्या होगा? मेरे पिताजी बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं। पिताजी यहाँ पे संज्ञा शब्द हो गए। ठीक है, तो ईमानदार क्या बता दिया? उनकी विशेषता बता रहे हैं। अब विशेषण की भी विशेषता कि बहुत ईमानदार है, बड़े ईमानदार व्यक्ति है, तो ये जो शब्द है ये प्रविशेषण कहलाएगा। अब नीचे एक और है वाक्य, तालाब में बहुत सुंदर कमल खिले हैं। अब यहाँ पे कमल क्या है? संज्ञा शब्द है।
ठीक है, इसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? सुंदर शब्द बता रहा है। अब ये क्या हुआ? विशेषण, क्योंकि ये संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण हुआ। अब विशेषण की भी विशेषता क्या बता रहा है? ये वाला शब्द, बहुत सुंदर। कमल तो है लेकिन वो बहुत सुंदर है। ठीक है, तो ये जो बहुत है, बड़े है, ये दोनों क्या कहलाएंगे? प्रविशेषण। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द विशेषण की भी विशेषता को बता रहे हैं, अतः ये प्रविशेषण हैं। अब विशेषण के भेद जानेंगे। इसके भी 4 भेद है। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक। गुणवाचक किसी के गुणों के बारे में बता रहे हैं, काला है, गोरा है, सुंदर है, ठीक है, आदि। और संख्या, संख्या कौन से थे? 1 2 3 4 5 6, ये सारी क्या है? संख्या है, नंबर्स। सार्वनामिक, सर्वनाम जानते हैं हम लोग, वह, उस। तो ये जो है, ये सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम आते हैं, लेकिन वो सर्वनाम आते हैं जो संज्ञा से पहले लगते हैं। संज्ञा क्या है? व्यक्ति है, घर है, महिला है, तो इसके आगे हमने ये लगा दिया ना सर्वनाम, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये सार्वनामिक हो जाएगा, क्योंकि ये संज्ञा से पहले लगा है सर्वनाम। ठीक है, अब परिमाणवाचक, परिमाण होता है नापतोल, जैसे 1 किलो, 2 दर्जन, ठीक है, 4 मीटर, ये सारे क्या कहलाते हैं? परिमाण, जो नापतोल बताते हैं। अब इनको हम और अच्छे से जानेंगे, एक एक भेद को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? गुणवाचक जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक कहा जाता है। जैसे बगीचे में सुंदर फूल हैं, ठीक है, धर्मपुर एक स्वच्छ नगर है, धर्मपुर स्वच्छ नगर है, स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। अब उपर्युक्त वाक्य में सुंदर, स्वच्छ, गंदी, स्वस्थ, ये जो 4 शब्द दिए हुए हैं, ये क्या कहलाएंगे? गुणवाचक कहलाएंगे, क्योंकि ये गुण बता रहे हैं। फूल जो है वो बहुत सुंदर है, नगर जो है वो साफ है, स्वच्छ है, नदी जो है वो गंदी है, ठीक है, बच्चे हैं वो स्वस्थ हैं, तो ये सारे क्या है? उनकी विशेष, उनके गुण बता रहे हैं, ठीक है, तो ये गुणवाचक में आ जाएगा। अब समय संबंधी, जैसे नया, पुराना, ताजा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला, ये सारे भी गुणवाचक में आते हैं। स्थान संबंधी भी आते हैं, जैसे लंबा है, चौड़ा है, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतरी आदि, ये भी सारे गुणवाचक में आते हैं, जो स्थान संबंधी होते हैं। और आकार संबंधी भी सारे गुणवाचक में आते हैं, जो किसी का आकार बता रहे हैं शब्द। जैसे गोल है, बॉल के बारे में बोला जाए, बॉल जो है वो गोल है, तो अब ये जो गोल शब्द है ना, ये उसके गुण बता रहा है, लेकिन उसका आकार बता रहा है, तो ये किस में आ जाएगा? गुणवाचक में आ जाएगा। चौकोर है, सुडौल है, पोला है, पोला होता है खाली खाली सा एकदम, ठीक है, और जिसको सॉफ्ट बोलते हैं, सुंदर है, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो समय संबंधी भी होते हैं, स्थान संबंधी, आकार संबंधी, अवस्था संबंधी, ये सारे के सारे हमें गुण बताते हैं संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के, तो इसलिए इसे हम लेंगे गुणवाचक विशेषण में। उसके बाद दूसरा देखेंगे हम संख्यावाचक। अब संख्यावाचक क्या होता है? संख्या, जो कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, संख्या है किसी चीज के बारे में, नंबर्स दिए हुए हैं। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, ठीक है, रोहन 4 अंडे खाता है, तो कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो 40 क्या है? 40 स्टूडेंट्स, ठीक है, तो 40 विद्यार्थी, विद्यार्थियों की संख्या बता रहा है कि क्लास के अंदर जो है वो 40 स्टूडेंट्स हैं, यानी 40 हैं। विद्यार्थी कितने हैं? 40 हैं, तो वो उनकी गिनती बता रहा है, उनकी संख्या बता रहा है। उसके बाद रोहन 4 अंडे खाता है, तो अंडों की संख्या बताई जा रही है, यहाँ पे 4 है। अंडे कितने खाए जा रहे हैं? 4 खाए जा रहे हैं रोहन के द्वारा। तो ये जो संख्या बताने वाले शब्द हैं, ये हमें संख्यावाचक विशेषण को दर्शाते हैं, ये संख्यावाचक विशेषण में आते हैं।
अब संख्यावाचक विशेषण जो है वो भी आगे दो भेद हैं, इसके भी दो भेद हैं। ये निश्चित भी संख्यावाचक होते हैं और अनिश्चित संख्यावाचक भी होता है, निश्चित संख्यावाचक भी होता है। अनिश्चित क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणों से अधिकतर बहुत्व का बोध होता है, जैसे सारे आम सड़ गए, पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें हैं, लंका में अनेक महल जल गए, सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए जरा, सारे आमों की संख्या नहीं पता चल रही है हमें, ठीक है, लेकिन बहुत सारे आम हैं जो कि खराब हो चुके हैं। ठीक है, असंख्य पुस्तकें, यहाँ पे भी पुस्तकों के बारे में नहीं पता चल रहा है कि वो कितनी है। ठीक है, तो अनिश्चित है, इसलिए इसको भी हम अनिश्चित संख्यावाचक मिले। अनेक महल है, महलों के बारे में नहीं पता चल रहा, 2 महल जल गए कि 4 महल जल गए, तो यहाँ पे जो है ये भी अनिश्चित में आ जाएगा। बहुत सारे लोग मारे गए, अब लोगों के बारे में नहीं पता कि कितने लोग मारे गए, तो ये किस में आ जाएगा? अनिश्चित में। अनिश्चित संख्यावाचक जो कि आप काउंट नहीं कर सकते हो, मतलब काउंटेबल तो है लेकिन आपको ये नहीं पता है कि उनकी संख्या कितनी है। तो संख्यावाचक में हम ऐसे शब्द लेते हैं जो काउंट किए जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आम हैं, 4 आम रख दो तो आप आमों को काउंट कर सकते हो ना, उनको गिन सकते हो। तो ये इसलिए संख्यावाचक में ले आता है। और इसको अनिश्चित संख्यावाचक में यहाँ पे मैंने सारे आम लिखा है, तो यहाँ पे आमों के बारे में ये तो नहीं पता चल रहा ना कि आम कितने हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक में इसलिए लिया गया। ऐसी पुस्तकें हैं, अगर मैं यहाँ पे 5-6 किताबें रख दूँ, 5-6 पुस्तकें रख दूँ टेबल पे, तो आप जो है उसको, किताब तो हम गिन सकते हैं ना, इसलिए संख्यावाचक में आया है। लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक में क्यों लिखा गया है? क्योंकि यहाँ पे इसने किताबों के बारे में ये नहीं बता 5 हैं, 6 हैं, कितनी है, इसने असंख्य लिख दिया, अनकाउंटेबल है। ठीक है, लेकिन पुस्तकें हैं तो पुस्तकों को काउंट तो किया जा सकता है, तो ये संख्यावाचक में तो है लेकिन अनिश्चित में है, क्योंकि ये असंख्य दिया हुआ है, हमें ये नहीं पता कि किताबें कितनी हैं। ऐसे ही महल है, महलों की गिनती नहीं पता कितनी है, लेकिन महल अगर आपके सामने हैं, 2 हैं, 4 हैं, तो महलों को काउंट तो कर सकते हो, इसलिए संख्यावाचक में तो आएगा। लेकिन इसने अनेक लिख दिया तो ये किसमें? अनिश्चित में आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे ये नहीं पता कर पा रहे हो कि महल कितने हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि लोग कितने हैं, लेकिन लोगों को हम गिन तो सकते हैं ना, तो ये संख्यावाचक में तो इसलिए लिया गया है, लेकिन अनिश्चित संख्यावाचक में इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पे इसने लिख दिया बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हमें ये नहीं पता कि कितने लोग खड़े हैं वहाँ पे या कितने लोग मारे गए हैं। अब दूसरा हम इसका भेद जानेंगे, उपभेद निश्चित संख्यावाचक। अब यहाँ पे देखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आने वाले पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले लगभग या करीब और बाद में एक या अ का प्रत्यय लगाने से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है, निश्चित संख्यावाचक हो जाता है। लगभग 50 लोग आएंगे। अब लोगों के बारे में यहाँ बताया गया कि वो 50 हैं। ठीक है, तो लोगों को हम निश्चित तो है ना कि हमें गिनती बताई गई है कि कितने लोग हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसको हमने क्या लिखा है? निश्चित संख्यावाचक में लिखा है। रुपए हैं, 20 रुपए लिख दिया, करीब 20 रुपए चाहिए, तब रुपए के बारे में पता है कि 20 ही रुपए चाहिए ना, तो इनकी गिनती पता है हमें, तो इसलिए हमने इसको निश्चित संख्यावाचक में ले लिया। सैकड़ों लोग मारे गए, लोगों के बारे में बताया है कि सैकड़ों हैं जो लोग मारे गए, तो 50 है, 20 है, सैकड़ों है, ये क्या है? हमें निश्चित संख्या इसने दर्शाई है यहाँ पे, इसलिए हमने इसको निश्चित संख्यावाचक में लिया है। कभी कभी दो पूर्णांक बोधक साथ में आकर अनिश्चयवाचक बन जाते हैं, जैसे 40-50 रुपए चाहिए, काम 2-3 घंटे चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 40-50 लिखा है, 2-3 घंटे लिखा है, तो एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या है, 40 है या 50 है, तो ये अनिश्चित में चला जाएगा। यहाँ 2 है या 3 है घंटे, ये नहीं पता चलेगा।
तो ये भी हम अनिश्चित में, तो अगर इस तरीके से लिखा आता है तो ये हम अनिश्चित संख्यावाचक में ले लेते हैं। उसके बाद आता है परिमाण बोधक। परिमाण बोधक जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तौल का बोध हो, ठीक है, जिसको किसी को नापा जा सके या तौला जा सके, वो परिमाण बोधक विशेषण आते हैं। मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो, उसे 1 किलो चीनी चाहिए, बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। उपर्युक्त वाक्यों में 2 मीटर, 1 किलो, थोड़ा पानी शब्द परिमाण बोधक विशेषण हैं। परिमाण बोधक विशेषण क्यों है ये? जैसे यहाँ पे पहले ही मैं तीनों एक बार वाक्य दोबारा से पढ़ देती हूँ। मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए। आप शॉप पे जाते हो, ठीक है, शॉप पे जाने पे आप दुकानदार को बोलते हो कि कपड़ा दे दो, ठीक है, 2 मीटर कपड़ा दे दो। तो आपने उसको कपड़े के बारे में बता दिया कि आपको कितने कपड़ों की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो कपड़ा कैसे देगा आपको? तराजू में तोलेगा, ठीक है, कपड़े को नापा जाएगा, इंच टेप से नाप के देता है ना दुकानदार, जो है आपको इंच टेप से कपड़ा नाप के देगा। तो आप कपड़ा गिन के तो नहीं ले रहे हो ना वहाँ से, आप उसको नपवा के ले रहे हो, ठीक है। जब वो माप करके दे रहा है आपको, तो वो आपका परिमाण बोधक में आ जाएगा। अब 1 किलो चीनी है, उसे 1 किलो चीनी चाहिए। आप शॉप पे जाके चीनी मांग रहे हो, चीनी जो है दुकानदार आपको 1 किलो किस में, तराजू में तौल के दे रहा है, ठीक है। तो तराजू में तौल के दे रहा है, गिन के थोड़ी ना दे रहा है। चीनी का एक एक दाना गिन के तो नहीं दे रहा। अगर गिन के देता तो वो संख्यावाचक में चला जाता, लेकिन यहाँ पे एक चीनी जो है वो तौल की दी जा रही है, तराजू में तौल के दी जा रही है, इसलिए परिमाण बोधक में। बीमार को थोड़ा सा पानी देना चाहिए, बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए, तो यहाँ पे पानी के लिए लिखा हुआ है थोड़ा पानी। अब पानी जो है हम उसको भी गिन नहीं सकते हैं, पर पानी को भी हम या तो हम गिलास में डाल के देंगे, ठीक है, या आप लीटर के हिसाब से लोगे, शॉप से बॉटल में लोगे, तो ये इसलिए आपके परिमाण बोधक में आते हैं। जैसे चीनी है, पानी है, कपड़ा है, इन चीज़ों को नापा जा रहा है या तौला जा रहा है, इसलिए हम इनको परिमाण में लेते हैं, संख्या में नहीं लेते, ठीक है। अब परिमाण बोधक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं आगे। ये भी निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक कहलाता है। निश्चित परिमाण बोधक जैसे 2 सेर गेहूं, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध, यानी निश्चित मात्रा बताई जा रही है कि गेहूं कितना है, 2 सेर चाहिए, कपड़ा कितना है, 5 मीटर चाहिए, ठीक है, दूध कितना, 1 लीटर चाहिए। तो यहाँ पे निश्चित आपको मात्रा बता दी गई है कि हमें ये चीज़ इतनी ही चाहिए, तो आपको निश्चित रूप से बता दिया गया है, तो ये निश्चित परिमाण बोधक में आ गया। अब अनिश्चित परिमाण बोधक देखेंगे, जैसे थोड़ा पानी है, ठीक है, अब पानी की मात्रा नहीं बताई जा रही है कि 1 लीटर चाहिए, 1 गिलास चाहिए, नहीं मात्रा बताई ना, तो इसलिए हमने अनिश्चित परिमाण में ले लिया। और अधिक काम, काम जो है उसकी मात्रा 1 घंटे काम, 2 घंटे काम नहीं बता रहा ना वो, तो अधिक बता रहा है, तो ये अनिश्चित में आ। अगर वो मात्रा बता देता, ये समय बता देता कितना, कितने घंटे काम चलेगा, तो हम उसको ले लेते निश्चित परिमाण में, ठीक है। अब कुछ परिश्रम आदि, परिश्रम के लिए भी बोला जा रहा है, कुछ नहीं पता ना कितना, तो ये अनिश्चित में इसलिए लिया गया। परिमाण बोधक विशेषण अधिकतर भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं के साथ आती हैं। सीधा सा तरीका है परिमाण बोधक और संख्या बोधक का समझने के लिए। परिमाण बोधक में नापा या तौला जाता है चीज़ों को, और संख्या में हम काउंट करते हैं, गिनते हैं, ठीक है। अब हम एक बार इनका अंतर देख लेते हैं, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। पहला पॉइंट है, जिन संज्ञा या सर्वनाम की गिनती की जाती है, अभी मैंने आपको बताया था जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिनकी गिनती की जाती है या जिन्हें गिना जा सकता है, उनके लिए संख्यावाचक का प्रयोग किया जाता है। और जिन वस्तुओं का सिर्फ नापतोल किया जाता है या हम कर सकते हैं, उनके लिए परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैदान में 7 बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों को हम काउंट करते हैं, नापते या तौलते थोड़ी ना, तो बच्चों को काउंट किया जाता है, इसलिए ये संख्यावाचक में है, ठीक है। और 7 दिया हुआ है तो ये निश्चित संख्यावाचक हो गया।
बाजार से 7 किलो आटा ले आओ। आटा जो है उसको भी गिना नहीं जाता है, आटे को नापा या तौला जाता है, तो ये इसलिए परिमाण में आया है। कवि सम्मेलन में थोड़े ही लोग आए थे। लोग जो हैं उन्हें हम गिन सकते हैं, इसलिए ये संख्यावाचक में है। कटोरी में थोड़ी सी चीनी दे दो। ठीक है, अब थोड़ी सी चीनी, चीनी जो है उसको क्या तौलते हैं हम, चीनी को गिनते नहीं हैं, तो गिन नहीं सकते इसलिए संख्या में नहीं लेंगे। चीनी को हम तौलते हैं इसलिए हम इसको परिमाणवाचक में लेंगे। अब हम चौथा भेद जानेंगे विशेषण का, जो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आता है तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आप एक बार इसके उदाहरण देख लीजिए। वह आदमी व्यवहार से कुशल है। ठीक है, अब यहाँ पे आदमी क्या है, संज्ञा। संज्ञा की क्या परिभाषा होती है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, किसी व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, तो ये संज्ञा है। तो संज्ञा से पहले हमने सर्वनाम को लिख दिया। वह, यह, इसका, उसका, ये सारे क्या होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं। ठीक है, जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने संज्ञा से पहले लिखा है और वो इसकी तरफ संकेत करता हुआ वह आदमी, वह आदमी व्यवहार से कुशल है। तो ये वह जो शब्द है ये इसकी तरफ इशारा करता है, इसकी तरफ संकेत करते हुए बोल रहे हैं कि वह जो आदमी है वो व्यवहार से कुशल है। तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द को हमने संज्ञा शब्द से पहले लिखा है, तो ये जो वह है ये आपका सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा, क्योंकि ये संज्ञा शब्द से पहले लगकर इसकी विशेषता को दर्शा रहा है। आगे देखेंगे दूसरा, कौन छात्र मेरा वह काम करेगा। कौन छात्र मेरा काम करेगा। अब यहाँ पे छात्र क्या है, संज्ञा है। संज्ञा से पहले कौन हमने लिखा है, कौन जो है वो सर्वनाम है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सर्वनाम को संज्ञा से पहले लिख दिया और यह इसकी तरफ संकेत करता हुआ, इसकी तरफ इशारा करता हुआ हमें इसके बारे में बता रहा है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। तो कौन छात्र मेरा काम करेगा, तो कौन जो है सर्वनाम है, इसको हमने संज्ञा से पहले लिख दिया, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए हम इसको सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। उपर्युक्त वाक्यों में वह और कौन जो है वो सार्वनामिक विशेषण हैं। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। ठीक है, सर्वनाम जो मैंने बोला आपको, सर्वनाम पहले लगता है और संज्ञा बाद में। संज्ञा के पहले अगर हम सर्वनाम को लिख रहे हैं और इन दोनों को जोड़ते हैं, यानी सर्वनाम संज्ञा से पहले लगकर इसकी विशेषता को दर्शाता है, इन दोनों को एक साथ लिखा जाता है, तो यह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अब सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर जानेंगे। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर होता है, यानी कि जैसे एक उदाहरण देती हूँ मैं, राम बहुत बहादुर है। ठीक है, तो राम क्या है, संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम दिया गया है, तो संज्ञा शब्द के जगह पे अगर मैं इस वाक्य को इस तरह लिखूं, वह बहुत बहादुर है, मैंने राम को हटा दिया, मैंने वहाँ पे बोला वह बहुत बहादुर है, तो संज्ञा के स्थान पर मैंने किसका प्रयोग किया है, सर्वनाम का, तो वो सर्वनाम हो गया। जैसे वह मुंबई गया, इस वाक्य में वह जो है वो सर्वनाम है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वह की जगह राम लिख देती, श्याम लिख देती या कोई और नाम लिख देती, ठीक है, समीर लिख देती या कुछ और नाम लिख देती यहाँ पे, तो वो क्या हो जाता, संज्ञा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने संज्ञा को हटाकर मैंने वह लिखा है, यानी मैंने सर्वनाम का प्रयोग किया है, तो ये सर्वनाम कहलाएगा। लेकिन जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा से पूर्व यानी उससे पहले अथवा बाद में विशेषण के रूप में किया गया हो, यानी हमने सर्वनाम को पहले लिखा हो संज्ञा से, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इस एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाऊंगी। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ, वह रथ आ रहा है। रथ क्या है, यहाँ पे संज्ञा है। ठीक है,
तो संज्ञा से पहले हमने सर्वनाम को लिख दिया। यहाँ पे हमने क्या किया था? यहाँ पे हमने नाम हटा दिया था। समीर नाम बोला था मैंने आपको, वो नाम मैंने हटा दिया, वहाँ पे मैंने वह लिख दिया। ठीक है? अब यहाँ पे मैंने वह जो है, ये मैंने रथ, यानी ये संज्ञा शब्द है, संज्ञा से पहले मैंने वह लिख दिया, यानी सर्वनाम को लिख दिया। तो अब ये इससे पहले लिखकर इसकी विशेषता बता रहा है। वह रथ आ रहा है, उसके बारे में बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, उससे पहले लगकर, किससे? संज्ञा से पहले लगकर। तो ये इसमें वह शब्द रथ का विशेषण कहलाएगा, अतः यह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम संज्ञा शब्दों को हटाकर उसके स्थान पर सर्वनाम शब्द लिखते हैं तो वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम कौन से हैं? यह, वह, इसका, उसका, तेरा, मेरा, ये सारे क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। अगर हम किसी का नाम हटा के, व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का नाम हटा के हम इनको प्रयोग करते हैं शब्दों को, यह, वह, इसका, तो ये आपके सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है? अगर हम इन्हीं सर्वनाम शब्दों को संज्ञा शब्द भी लिखे हुए हैं और उनसे पहले लगाते हैं, उनसे पहले लिखते हैं और वो उसकी विशेषता बताते हैं, तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण की तुलनात्मक अवस्था 3 है: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था क्या होता है? मूलावस्था होता है अगर आप किसी एक के बारे में बात कर रहे हो, किसी एक की विशेषता बता रहे हो। जैसे समीर बहुत बुद्धिमान है। ठीक है? तो यहाँ पे जो है, समीर की सिर्फ विशेषता बताई जा रही है कि बहुत बुद्धिमान है। ठीक है? एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। अब मैं यहाँ पे उत्तरावस्था, 2 की तुलना की जाए, जैसे समीर मोहन से अधिक बुद्धिमान है, तो यहाँ पे 2 व्यक्ति आ गए, तो यहाँ पे दोनों के बीच में तुलना हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे हमने सिर्फ समीर के बारे में बताया, उसकी विशेषता बताई कि वो बहुत बुद्धिमान है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या बताया उत्तरावस्था में? हमने यहाँ पे समीर को मोहन से अधिक बुद्धिमान बताया। ठीक है? तो 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन जब होता है वो उत्तरावस्था में आता है। अब उत्तमा अवस्था, समीर कक्षा में सबसे अधिक बुद्धिमान है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला? यहाँ पे हमने समीर की विशेषता बताई सबके साथ कंपेयर करके। ठीक है? सबके साथ तुलना हो रही है उसकी, कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं उन सबके साथ तुलना करके हम बोल रहे हैं कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है? तो यहाँ पे हमने सिर्फ उस एक व्यक्ति के बारे में बोला, यहाँ पे हमने सिर्फ समीर के बारे में उसकी विशेषता बताई कि वो बहुत बुद्धिमान है। यहाँ पे समीर की मोहन से तुलना कर रहे हैं हम, यानी 2 व्यक्तियों के बीच कंपैरिजन हो रहा है और यहाँ पे समीर का कंपैरिजन पूरी क्लास के साथ हो रहा है। ठीक है? तो जब एक के बारे में होता है मूलावस्था, जब 2 का कंपैरिजन हो रहा है तो उत्तरावस्था, जब एक उसी व्यक्ति का कंपैरिजन सबके साथ होता है तो उत्तमावस्था। इसको अगर हम वाक्यों के बीच में हम प्रयोग में लाएंगे तो हम इस तरीके से लाएंगे: सुंदर एक के बारे में, उत्तरावस्था में हम इसी सुंदर शब्द के पीछे तर को लगा देते हैं। सुंदरतर, जब 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना हो रही है। ठीक है? और उत्तमा अवस्था में हम क्या करते हैं? इसी सुंदर शब्द के पीछे तम का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है? तो ये एक का कंपैरिजन सबके साथ हो रहा है। ठीक है? तो जब एक के बारे में बात हो रही है सुंदर, 2 का हो रहा है सुंदरतर, यानी हमें सिर्फ तर लगाना है, सुंदर शब्द वैसे के वैसे रहेगा। और जब हम एक की तुलना सबके साथ कर रहे हैं, यानी बहुत लोगों के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे तम लग जाता है, सुंदर शब्द वैसे के वैसे लिखा जाता है। ठीक है? सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, लघु, लघुतर, लघुतम। ठीक है? इसको मोटे मोटे अगर मैं वैसे समझाना चाहूँ ना, अभी तो मैंने आपको इसको व्याकरण की भाषा में समझाया कि एक का कंपैरिजन हो रहा है सुंदर, 2 का हो रहा है सुंदरतर, ठीक है? और सबके साथ हो रहा है सुंदरतम। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कहीं पे तो आप इसको देख लेना, उत्तरा अवस्था, उत्तरा में तर, उत्तमा अवस्था, उत्तमा अवस्था में तम। ठीक है? तो यहाँ पे आप
जो मूल शब्द है उसके पीछे तर लगाएँगे और यहाँ पे जो मूल शब्द है उसके पीछे तम का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा उत्तमावस्था और ये हो जाएगा उत्तरावस्था। तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया। ठीक है? उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा आज का विषय। नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।